की घेरेबंदी का इंतजाम भी कर लेते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक खबर आपको दे दूं। वैसे आप में से बहुतों को इसकी जानकारी होगी भी। खबर यह है कि दिल्ली डिवीजन के सभी रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस वाले कुलियों का मेहनताना बढ़ा दिया गया है। करीब 40% मेहनताना बढ़ाने का आदेश रेलवे ने दिया है। खास बात यह है कि पिछले 7 सालों से कुलियों को मिलने वाले पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और अब जाकर ये फैसला लिया गया है। 40 किलो तक का सामान उठाने के लिए पहले 100 रुपये मिलते थे, अब 140 रुपये कुलियों को देने होंगे। सरकार माने या न माने, लेकिन इसके पीछे राहुल गांधी का ही असर दिख रहा है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले दिनों आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और वहां कुलियों से उनके बारे में बातचीत की थी और कुलियों ने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें बताया था और राहुल से ये कहा था कि कई सालों से उनका मेहनताना नहीं बढ़ा है। राहुल की इस मुलाकात का ऐसा असर हुआ कि जो फैसला 7 सालों में नहीं हुआ वो चंद दिनों के भीतर हो गया। राहुल का असर कल तेलंगाना में भी मोदी पर देखने मिला, जहां उन्होंने कहा कि केसीआर एनडीए में आना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। हमने कल आपको मोदी के भाषण की ये लाइनें सुनाई भी थी। तो खैर, मोदी के इस खुलासे पर अब राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है। राहुल ने लिखा कि जो मैंने कहा था पीएम मोदी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया। बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, बीजेपी बीआरएस की पार्टनरशिप ने पिछले 10 सालों में तेलंगाना को तबाह कर दिया है। लोग समझदार हैं और इनका खेल समझ गए हैं। इस बार वो इन दोनों को ठुकराकर कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनाएंगे। तो राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सही निकला। अब राहुल गांधी की ये बाइट भी एक सुन लेते हैं। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था, केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। तो सुना आपने राहुल गांधी की ये बात। और ये आपको मैं बता दूं कि 17 सितंबर को राहुल गांधी ने तेलंगाना की कांग्रेस की सभा में ये सब कहा था और जो कुछ उन्होंने तब कहा था वो अब मोदी जी उसको सही साबित कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी बता दिया है कि अब कांग्रेस की सरकार ही तेलंगाना में बनेगी। वहीं पीएम के बयान पर केटी रामाराव यानी केटीआर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दावे फर्जी हैं, पूरी तरह से बेबुनियाद और गढ़ी गई बातें पीएम मोदी कर रहे हैं। मोदी के दावे अपने आप में विपरीत हैं। एक तरफ मोदी कहते हैं कि बीआरएस ने कर्नाटक में कांग्रेस को फंड किया और दूसरी ओर कहते हैं कि बीआरएस एनडीए में शामिल होना चाहती थी। जाहिर सी बात है दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। इतना ही नहीं, केटीआर ने पीएम मोदी को फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखने की सलाह देते हुए कहा कि वो महान स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरी टेलर बनेंगे, ऑस्कर भी जीत सकेंगे। केसीआर ने बीजेपी को नया नाम भी दे दिया है, बीजेपी यानी बिगेस्ट झूठा पार्टी। वैसे बीआरएस अभी बीजेपी के खिलाफ दिख रही है, लेकिन राहुल ने तो ये बता दिया था कि बीजेपी के साथी कौन कौन हैं। ये 17 सितंबर को ही राहुल ने बताया था। आइए ये बात भी सुन लेते हैं। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी,
वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया था तेलंगाना में ही कि किस तरह कांग्रेस को रोकने के लिए बीआरएस, बीजेपी, एमआईएम सब एक साथ हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने आगे जो बताया था, यानी ईडी की बात जो की, वो भी सही साबित होती दिख रही है। तो तेलंगाना में कल मोदी को, बीजेपी को राहुल गांधी ने फंसा दिया। वहीं आज सुबह दिल्ली में आपके सांसद संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी हुई तो उस पर भी बीजेपी ही घिर गई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आइए सुन लेते हैं मुफ्ती की ये बात। सरकार है इस वक्त, ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दादार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए, अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई। तो मुफ्ती कह रही हैं कि ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन गई है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरी हुई है और साथ में यह भी कह दिया कि ये सब जो ईडी यानी ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है। तो उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी अपने कारनामों से घिरती जा रही है और मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस घेराव को कैसे तोड़ें, कैसे इससे बाहर निकलें। उधर राहुल की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, चाहे वो केरोसिन छिड़कने वाली बात हो या नोटबंदी को लेकर हुई तकलीफें हों। राहुल पहले भी सही साबित हुए हैं और अभी किस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और उससे मोदी की तकलीफें बढ़ रही हैं, उस पर भी राहुल सही साबित हो रहे हैं। तो आज न्यूज़ पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल की बातों को गलत साबित कर पाएंगे मोदी, या फिर अपनी बात को किस तरह से वो सही ठहराएंगे। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ साथियों का एक पैनल हमेशा की तरह मौजूद है। आइए उन सबसे आपका परिचय करा दूं। आप सब जानते ही हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं मीनू जैन जी, नमस्कार। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, संजय सिंह जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपुर जी और ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और स्वागत करती हूँ आप तमाम श्रोताओं का, दर्शकों का, जो आज हमारे साथ न्यूज़ पॉइंट में फिर से जुड़े हैं। तो सबसे पहले मीनू जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईडी जो है वो बीजेपी का दायां हाथ बन गई है और आज उसका एक उदाहरण फिर से हमने देखा। उधर कल तेलंगाना में मोदी ने जो कहा कि बीआरएस जो है एनडीए में आना चाहती थी लेकिन हमने उसे मना कर दिया, आज उस पर मोदी को घेर लिया गया। राहुल गांधी ने भी बता दिया कि सच क्या है। राहुल गांधी लगातार जो बोल रहे हैं वो सही साबित करते जा रहे हैं, जबकि मोदी जी अपनी एक भी बात को सही नहीं ठहरा पा रहे हैं। तो इस तरह 9 सालों से तो मोदी जी जुमलेबाजी करते करते टिक गए हैं, ठहर चुके हैं। लेकिन अब इन चुनावों में आगे क्या वो पैर अपने टिका पाएंगे या कि फिर उखड़ जाएंगे बीजेपी के पैर? मोदी अब राहुल की आंधी के आगे टिक नहीं पाएंगे, क्या लगता है आपको? जी सर्मित्रा जी, देखिए राहुल गांधी जो आपने उनके बारे में जो कहा कि सब बातें उनकी सच हो रही हैं, ये 2014 के बाद से जो बातें कह रहे हैं
जिसको कहते हैं ना अपने यहाँ की सरस्वती विराजमान विराजमान हो गई है जिह्वा के ऊपर। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली अनुभव से बोल रहे हैं और अपने अध्ययन से भी बोल रहे हैं। एसेस करने, एक सिचुएशन को एसेस करने की जो काबिलियत होती है वो हर किसी के अंदर। आप शब्दों का जाल फैलाने में मोदी जी माहिर है, वो शब्द जाल राहुल गांधी नहीं फैलाते हैं, लेकिन वो स्थिति का अध्ययन कर पाते हैं और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल पाते हैं और वो जनता के सामने रखते हैं। और देखिए वो सभी निष्कर्ष जो आपने भी जिनका जिक्र किया वो सभी साबित हुए हैं सही। अब स्थिति ये हो गई है पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत जोड़ो यात्रा खासकर, उसके बाद से तो राहुल गांधी आगे आगे और मोदी जी पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके। पहले क्या होता था, मोदी जी भाग रहे थे आगे आगे, मतलब कोई उनके पीछे था ही नहीं उनको जवाब देने वाला या कुछ। अब मोदी जो है और भाजपा जो है पूरी, वो राहुल गांधी या कांग्रेस कहिए उसकी जो नैरेटिव या जो भी कुछ वो नई बात लाते हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। उसका सबसे आपका ताजा उदाहरण कुलियों का ही वेजेस ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को कोई अचानक कुलियों को या गरीब लोगों के प्रति कोई करुणा उमड़ आई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो राहुल गांधी जो वहां गए हैं कुलियों के बीच में, उन्होंने जो बात की और जो उनके विजुअल्स आए हैं उससे वो घबराए हुए हैं। तो वो उस विजुअल्स का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए, लोगों के दिमाग से हटाने के लिए, इवन कुलियों के दिमाग से भी राहुल गांधी का असर न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 40% वेजेस में बढ़ोतरी कर दी, ताकि कुली यात्रा को भूल जाए और उनके दिमाग में ये रहे कि 40 रुपया मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से और चीज अभी सिलेंडर में हुआ है, उज्ज्वला सिलेंडर का आपने आज ही हुआ है, 100 रुपया उसमें कम कर दिया है इन्होंने। तो लेकिन आपने वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी आने में, इतना देर की जब तक सिलेंडर यूज करना ही बंद कर दिया, लोग लकड़ी पे आ गए दोबारा से। और अभी भी उनको ये भरोसा नहीं है कि अभी इन्होंने 300 रुपया टोटल कम किया है पिछले 1 महीने के अंदर, ये वापस से बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इनका यही चलता रहता है। कमर्शियल सिलेंडर में कल बढ़ा दिए और इसमें उज्ज्वला में कम कर दिए, तो कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं। इनको दाम घटाने का कोई इरादा है नहीं, लेकिन क्योंकि इनकी टैक्टिक्स हैं कि जो विपक्ष का मुद्दा उठा रहा है उसको किस तरीके से धराशायी करो। जैसे अभी जाति जनगणना के ऊपर ही इन्होंने गरीबी की बात ले आए। अरे भाई आपने तो धर्म के ऊपर बांट दिया है देश को, बात क्या कर रहे हैं आप जाति की? आपने धर्म के ऊपर इतना भयंकर बंटवारा कर दिया, इतने मनों में नफरत का जहर घोल दिया आपने कि अगर सरकार बदल भी जाती है 2024 में तो भी उसको आसानी से उस जहर को निकाला नहीं जा सकता। बहुत मेहनत लगेगी, दशकों की मेहनत लगेगी इस जहर को निकालने में लोगों के दिमाग से। लेकिन जो है राहुल गांधी जो है जो भी कर रहे हैं अभी जैसे हरमिंदर साहब का वो अमृतसर में थे, बड़े पावरफुल विजुअल्स हैं वो, मतलब उसमें उनका एक आध्यात्मिक पक्ष आपके सामने आता है, जिसको कहते हैं ना राजर्षि। ऐसा पक्ष सामने आता है कि जो राजनीति की बात भी कर रहे हैं और ऋषि भी है मन में, अंतर्मन उसका ऋषियों वाला है, संतों वाला है, लेकिन राजनीति में है वो व्यक्ति। तो वो इस तरह की जो छवियां होती है वो पब्लिक के दिमाग में बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है। अब वहां वो जूतों की जो गुरुद्वारे में जो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है कि भाई जो श्रद्धालु आए उनके जूतों को इकट्ठा करके और स्टैंड्स में रखना और वापस देना, ये देखिए। तो ये बड़ा पावरफुल विजुअल है कि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा नेता, 2 नेता इस वक्त खड़गे जी और राहुल गांधी ही 2 सबसे बड़े नेता, वो लोगों के जूते उठा रहे हैं। तो ये जो लोग जिनके जूते उठाए हैं वो तो पता नहीं सदियों तक याद रहेगा उनके दिमाग में तो ये चीज। और देखिए जूते उठाने के लिए सरमित्रा जी, किसी के भी अनजान आदमी का जूता उठाने के लिए अपने अहंकार को मारना पड़ता है। अगर आपके पास अहंकार नहीं है आपके मन में, तब जाके आप, और ये सेवा बनाई इसीलिए गई है कि आपके मन के अहंकार को खत्म करे। तो दिस शोज कि राहुल गांधी के मन में अहंकार नाम की चीज नहीं है, और ये उनकी सादगी से, उनके तौर तरीकों से पता भी चलता है। जिस तरीके से वो गरीब तबकों से, वंचित लोगों से और महिलाओं से मिलते हैं, उससे पता चलता है कि बहुत संवेदनशील हृदय है और अहंकार नाम की चीज उनको छू भी नहीं गई। बर्तन भी धो रहे थे वो वहां पे, झूठे बर्तन धोना, सब्जियां भी काट, तो वो चीजें सब अहंकार जिसका जी जो अहंकार जिसके मन से खत्म हो गया है, तो वो चीज वो ही व्यक्ति कर सकता है जो कि
इन चीजों की वैल्यू भी करता हो, और जिसको लगता हो कि मुझे ये करना है क्योंकि मेरे अंदर अगर थोड़ी बहुत लेश मात्र भी अहंकार रह गया हो, तो वो इस तरह की सेवाएं करने से उसको खत्म करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो जनता जो है ऐसा ही राजा चाहती है। मैं सच कहूं तो ऐसा ही राजा चाहती है कि जो हर परिस्थिति में ढल जाए। मतलब बर्तन धोने का टाइम आए तो बर्तन भी धो ले, सब्जी काटने का टाइम आए सब्जी भी काट ले, और जूते उठाने का टाइम जूते भी उठा ले, और जो अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोई एड्रेस करना हो तो उसको भी एड्रेस कर ले, और विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ले। तो अगर एक नेता के अंदर इतने सारे गुण मिल जाएंगे तो डेफिनेटली नेता के साथ जाएगी। जी सर मित्रा जी। जी मीनू जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी आपके पास आना चाहती हूँ। मीनू जी ने कुछ बहुत ही सही मुद्दे उठाए। एक तो उन्होंने ये जो बात कही कि राहुल गांधी ने अपने अहंकार को ख़त्म किया है, और आप लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी कई बार अपने भाषणों में जब भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव बताते हैं तो वो ये कहते रहे हैं कि जब शुरू में मैंने ये यात्रा की थी तो मुझे लगता था कि मैं ये कर लूँगा क्योंकि मैं तो रोज़ाना इतना दौड़ता हूँ, लेकिन फिर घुटनों के दर्द ने किस तरह मुझे ये बताया कि नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो एक जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो खत्म हुआ और रियलिटी पर वो आए। और संसद में भी राहुल गांधी ने मोदी जी को यही चेतावनी दी थी कि आप अपने अंदर के अहंकार को खत्म करिए, क्योंकि रावण भी अपने अहंकार के कारण ही खत्म हो गया था। कोई बच नहीं पाता, जिसके पास अहंकार होता है वो बच नहीं पाता है। तो राहुल गांधी तो अपनी बात को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहीं मोदी जी जो हैं पूरे 9.5 साल, बल्कि उसके पहले से हमने उनकी गरीबी के बहुत सारी दारुण गाथाएं जो हैं सुनी हुई हैं कि कैसे उनकी माँ जो हैं वो चूल्हे पे खाना पकाती थी और कैसे उनकी आंखों में धुआं भर जाता था और कैसे वो बर्तन मांजती थी। और इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी माफ़ कीजिएगा मोदी जो हैं ये आंसू भी बहा चुके हैं। लेकिन फ़कीर खुद को कहने के बावजूद सबने, पूरे देश ने देखा कि 10 लाख का सूट भी मोदी ने ही पहना और फिर उसकी नीलामी भी हुई। वो बाहर गए तो उन्होंने हीरा भेंट किया, इस पर भी सवाल उठे। तो ये आखिर किस तरह के प्रधान सेवक हैं जिन्हें अपनी जनता की तकलीफ़ों का कोई एहसास ही नहीं है। आज जब इन्होंने ये कुलियों के जो वेतनमान को जो बढ़ाया है और उज्ज्वला सिलेंडर के जो दाम जो थोड़े 100 रुपये कम किए हैं, खबर है कि यह हो सकता है कि चुनावों के पहले पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाए। लेकिन जो इतने 9 सालों में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, गरीब के थाली से सारी ज़रूरी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, उसके बाद क्या अब लोग मोदी की बातों को मानेंगे? क्या राहुल गांधी के आगे कहीं टिक पाएंगे मोदी? क्या फिर से महंगाई का, या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार यही नारा देकर आए थे, अब वो किस नारे के साथ आएंगे? क्या कहेंगे? कल ही उन्होंने कहा है कि गरीब जो है वो उसका सबसे पहला हक होना चाहिए, लेकिन 9 सालों में गरीब बने क्यों रहे? ये सवाल भी तो उठता है। क्या कहेंगे? देखिए सर मित्रा जी, जो मीनू जी ने कहा और आपने भी कहा अहंकार के बारे में, राजीव जी के कार्यक्रम में ही न्यूज़ पॉइंट में एक बार मैंने राजीव जी से पूछा था भगवान खाते क्या हैं। देखिए वास्तविकता यह है, जो भगवान हैं न तो वो फल फूल खाते हैं, न श्रद्धा खाते हैं, न भाव खाते हैं, वो केवल अहंकार खाते हैं। और हम ये मानते हैं, और भगवान ने हमेशा जब भी जिस पे अहंकार हावी हुआ उसको दंड दिया, चाहे किसी चीज का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, बल शक्ति का अहंकार हो। और आपको पता ही होगा जब भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि गोपियों को ले जाओ द्वारिका से वृंदावन, तो राजस्थान की भीलियों ने अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र को लूट लिया था और अर्जुन बिल्कुल एक प्रकार से उनके पास शक्तिहीन हो गए थे। गांडीव भी उनके पास था, सब कुछ था, क्योंकि अहंकार अर्जुन के पास आ गया था। समय बहुत बलवान होता है और अहंकार जो है वो प्रभु का ग्रास है, अहंकार खाते हैं प्रभु। आज की स्थिति में यही हो रहा है। देखिए, मैं राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं या जो कर रहे हैं वो राजा नहीं, वो दोस्त और मित्र के रूप में आपको दिखा रहे हैं। वो जनता के मित्र और साथी के रूप में दिखा रहे हैं, राजा नहीं। दूसरी बात आप ये देखिए, आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, पारस पत्थर का बड़ा जिक्र होता है। पारस पत्थर ने जिस चीज को छू लिया वो सोना हो गया। हमने सुना था, हमने इसको देखा नहीं था। देखिए, एक और पॉलिटिकल ब्लंडर, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मोदी जी ने की है, सरकार ने की है।
राहुल गांधी 10 दिन पहले मिले कुलियों से और कुलियों का भत्ता 40% बढ़ा दिया। कर्नाटका के अंदर जो वहां पे स्विगी और जोमेटो के जो स्ट्रीट वर्कर्स थे उनसे वो मिले, उनको इंश्योरेंस मिल गया। राहुल गांधी से कर्नाटका की महिलाएं मिली, उनको फ्री बस में ट्रेवल करने का अधिकार मिल गया। इसको कहते हैं पारस पत्थर। जब ये जिक्र होता है हमारे वेदों और पुराणों में कि पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर का मतलब ये नहीं कि वो पारस पत्थर लोहे को छूता था तो सोना बन जाता था। मतलब अच्छा देखिए, एक और चीज आप सुमित्रा जी देखिए, हम लोग हमेशा देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट का कोरिलेशन। बिल्कुल, जो कॉज होता है उसका क्या इफेक्ट, और उसको फिर कोरिलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा ये किया जाता है, आपने क्या किया उसका क्या फल मिला। आपने गलत किया, गलत फल मिला, अच्छा किया, अच्छा फल मिला। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जिनको छू रहे हैं, जिनके संपर्क में आ रहे हैं, और राहुल गांधी देखिए एक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के उन वर्गों से मिल रहे हैं जो कि कम कमाने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि देश के 90%, और आज भी मेरे देखिए कई लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों से मुलाकात हुई जो मेहनत कश हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो प्लम्बर्स हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल का खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, और जिन लोगों ने दुकानें किराए पे ले रखी हैं, जिनकी अपनी दुकानें खुद की हैं, वो तो चलिए बचे हुए हैं, जिन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं उनके किराए नहीं निकल रहे हैं, वो इतने ज्यादा लॉस में हैं, बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, मानसिक दबाव में है, अवसाद की स्थिति में है। तो राहुल गांधी किनसे मिल रहे हैं? इन लोगों से जिनको मदद की आवश्यकता है, जिनको दर्द के बांटने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ आप देखिए मोदी जी किससे मिल रहे हैं, और मोदी जी जिनसे मिल रहे हैं लाभ उनको भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं हो रहा है। लाभ जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं उनकी भी 40% वृद्धि हो रही है, और मोदी जी जिनसे मिल रहे हैं उनकी 6 गुनी वृद्धि हो रही है। लेकिन मोदी जी जिनसे मिल रहे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो 2-3 लोग हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, वो बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो कि 600 और 700 में जिनका नंबर हुआ करता था, दूसरे और तीसरे नंबर पे आ गए। तो इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है शर्मित्रा जी, वो ये है कि देश के अंदर जो वेतन असंगति पैदा हो गई है, अमीर और गरीब के बीच का भेद पैदा हो गया है। अगर राहुल गांधी गरीबों की आमदनी को 40% बढ़ावा देते हैं, देश की 99% समस्याएं दूर हो जाएंगी, और देश को विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे देश के गरीब लोगों को और किसानों को एमएसपी मिल जाए, मेरे गरीब लोगों को कम से कम 20-25 हजार की नौकरी या तनख्वाह मिल जाए, इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि मेरे देश की जो परचेजिंग पावर है वो लोअर इनकम ग्रुप के पास है, जो राहुल गांधी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी, राहुल गांधी जो हैं वो लगातार इसी कामगार तबके के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जहां तक हो सकता है वो उनकी बात जो है संसद तक या सरकार तक पहुंचाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि संसद में उनकी आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश सरकार की ओर से भी हो रही है, और जब जब राहुल गांधी कोई वैलिड पॉइंट उठाते हैं तब तब सरकार जो है उनकी आवाज़ को दबा देती है। हमने कोरोना में भी यही देखा, हमने जीएसटी के वक्त भी यही देखा, हमने नोटबंदी के समय भी यही देखा। दीपक जी, आपके पास आना चाहूँगी। आज ये जो कुलियों का वेतनमान बढ़ाने की खबर आई है, उनका जो उनको अब जो रुपए ज़्यादा मिलेंगे, इससे निश्चित तौर पर कुलियों के बीच एक अच्छा मैसेज गया है, और उन्हें ये खुशी हो रही होगी कि राहुल गांधी के कारण उनको ये फ़ायदा मिला। अब क्या इस चीज़ का फ़ायदा आगे चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है? क्या इस फैसले का व्यापक असर आप देखते हैं राजनीतिक और चुनावी परिदृश्य पर? देखिए, जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिस समय कोई भी नेता करता है उस समय वो ये सब बहुत कैलकुलेट करके नहीं करता कि इसका क्या उसे चुनावी फायदा होगा या नहीं होगा। ये एक प्रवृत्ति होती है। मतलब देखिए, राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं। अगर हम कुछ पुराने लोगों की याद करें कि भाई क्या जयप्रकाश नारायण कुछ सोचकर ये काम किया करते थे, या गांधी जी कुछ इस तरीके के सोच के काम किया करते थे कि इसका राजनीतिक फायदा होगा, या नेहरू जी ने जब देश का उत्थान किया, देश को अपने पैरों पे खड़ा किया, तो ये सोच के नहीं किया था कि मैं अगले 3 बार 4 बार जो है फिर से प्रधानमंत्री बनूंगा, हर बार चुनाव जीतूंगा। कुछ जो चीजें होती हैं वो इंसान के बिल्कुल प्रवृत्ति में होती है, वो कभी भी ये सोच के नहीं होते। अब जैसे राम मनोहर लोहिया जी थे, राम मनोहर लोहिया ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया, लड़ते रहे, झगड़ते रहे। बहुत सारे नेताओं की हमारे मतलब एक बहुत बड़ी सूची है
जो इन्होंने बिल्कुल ही, जिसको हम कहते हैं निष्क्रिय भाव से, बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा के वो लंबा काम करते गए। अच्युत पटवर्धन जैसे हुए, समाजवादियों की बहुत बड़ी सूची है। आज भी बहुत सारे साम्यवादियों की आप सूची देखिए, उठा के उनके नामों को देखिए, आज भी वो मजदूरों के बीच, जंगलों के बीच वो काम कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उनके पक्ष में बहुत ज्यादा आज का राजनीतिक माहौल नहीं है, लेकिन वो करते हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी कैटेगरी होती है कि वो कोई भी काम करते हैं तो वो जो है वो राजनीति के लिए करते हैं। अब देखिए, देश जो है सीधे सीधे ये जानने लग गया है कि किस व्यक्ति का मोटो जो है वो राजनीति करने का है, राजनीतिक फायदा उठाने का है, और किस तरीके कौन से लोग हैं जो है वो बिना किसी मतलब निस्वार्थ भाव से वो काम करते जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये छवि बनने में लोगों को काफी देर लगी, समझने में भी देर लगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी ने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने कभी बताने की कोशिश नहीं की कि मैं इस तरीके का व्यक्ति हूं। निर्भया कांड की जो पीड़िता थी, उसका भाई, अब क्या बहुत लंबे समय तक लोगों को नहीं पता था कि इस व्यक्ति को जो मदद जो है वो राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने भी कभी नहीं बताया, वो तो खुद उस व्यक्ति ने बताया, उस लड़के ने, उसके भाई ने बताया कि मैं इस तरीके से मतलब आज जो मैं मेरी पढ़ाई लिखाई जो पूरी हुई उसके पीछे जो है वो राहुल गांधी का हाथ है। ये एक कई बार ये परंपरा भी रहती है, परिवार की भी परंपरा रहती है। इनके पिता राजीव गांधी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका में जाके उनका किडनी का ऑपरेशन करवाया। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बताया। तो लेकिन अब अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि इस स्थिति में अगर वो 40 रुपए बढ़ाकर उनकी कोई बहुत बड़ा समर्थन ले लेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि मोदी जी किस हिसाब से काम करते हैं। अब देखिए, परसों वो आपको पता है यहाँ पर थे, छत्तीसगढ़ में थे, जगदलपुर में थे। आपका छत्तीसगढ़ से संबंध है, आप जानती हैं। यहाँ पे एक बहुत पुराने नेता थे बलिराम कश्यप जी, बहुत ही सम्मानित नेता है। वो लंबे समय तक उन्होंने बहुत आदिवासियों की सेवा की, बहुत सम्मान था उनका सभी दलों में। परसों के भाषण में मोदी जी कहते हैं कि बलिराम कश्यप जी मेरे गुरु की तरह थे। अब ये पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि मोदी जी के एक गुरु थे, मोदी जी के गुरु भी थे। हालांकि ये अपने आप में किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी भयानक बात हो सकती है कि मैं इस व्यक्ति का गुरु हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने गुरुओं का क्या हाल करते हैं ये सारी दुनिया देख चुकी है। तो बेहतर है कि ऐसे चेलों से बच के ही रहा जाए। मतलब अगर बलिराम कश्यप जी होते, मतलब मैं खुद जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैं भी उनके संपर्क में आए थे, बेहद सज्जन व्यक्ति। अगर वो कहते तो डिसोन कर देते, नहीं भाई मेरा इस चेले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोगों के बीच वो अपनी स्थिति को बड़ी हास्यास्पद बना रहे हैं। और इस सब के पीछे जो है कुल जमा उन्हें एक ही मकसद है, राजनीति को चमकाना और चुनाव जीतना। आप अगर पिछले कुछ समय का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो जिस शहर में जाते हैं, जिस जगह में जाते हैं, जैसा भी मौका हो वो वहां से उनका संबंध निकल आता है। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग उनके पहले से इस तरीके की भविष्यवाणियां कर देते हैं। फेसबुक पे अगर आप जाइए तो फेसबुक पे लोग पहले ही करने लग जाते हैं। जब चंद्रयान उतरने वाला था तो लोगों ने पहले से कर दिया कि भाई चंद्रमा से तो मेरा बहुत पहले का संबंध था, या चंद्रमा में मैं बहुत पहले आना चाहता था। मंगल पे यान जाता है तो लोग उससे भी मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 5000 साल से बेहद गंभीर दर्शन यहाँ पर विकसित हुए, कई तरह के धर्म विकसित हुए, कई तरह के विचार यहाँ पैदा हुए। तो इस सारी हमारी जो वैचारिक प्रणाली है, राजनीति में भी वो गंभीरता रही, ऐसा नहीं है। कई लोग आए इसमें, कई तरह के लोग आए, अलग अलग विचारों के लोग प्रधानमंत्री बने। मतलब उसमें देवेगौड़ा जैसे भी व्यक्ति थे, पीवी नरसिम्हा राव जैसे भी व्यक्ति थे, मनमोहन सिंह भी थे, नेहरू जी थे। आप देखिए कितनी विविधता थी, लेकिन उन्होंने राजनीति को कभी भी अगंभीर नहीं होने दिया। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपने साथ साथ पूरे देश को अगंभीर बता रहे हैं। जिस तरीके से विदेश भी जाते हैं तो उनका व्यवहार आप देखिए, साफ पता चलता है कि आप अपनी छवि को अपने देश में ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि देखिए मेरा लोगों के साथ कितना जबरदस्त संबंध है। वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है, अब जो आपका मुख्य था कि राहुल की भविष्यवाणी, राहुल देखिए ऐसा है कि राहुल जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार में सारी चीजें घुट्टी में मिलती हैं। आपको याद होगा कि कहते हैं कि जब शंकराचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए तो उन्होंने किसी को पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि आपको अपने आप पता चल जाएगा, आप आगे जाइए। तो एक घर के बाहर जो तोता था वो संस्कृत में श्लोक पढ़ रहा था,
शंकराचार्य जान गए कि हो न हो मंडन मिश्र का घर यही है। तो जिस घर के बाहर का तोता भी संस्कृत बोलता हो वो तो मंडन मिश्र का घर ही हो सकता है। ऐसे ही इन्हें बचपन से राजनीति इनकी घुट्टी में है, इन्हें पता है। तो वो समझ गए थे 2014 के समय जो था कांग्रेस के प्रतिकूल का समय था, लोग विश्वास नहीं करते थे, राहुल गांधी कुछ बोलते थे तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने धैर्य बनाए रखा। समय आया, शायद वो जानते रहे होंगे कि समय सबका आता है, धीरे धीरे जो है इस तरीके की बनाई हुई छवि जो है वो बिखरती है, बिगड़ती हैं और लोग सही चीजों को एक तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। तो 2016 की जो नोटबंदी हुई उसके बाद से आप देखिए राहुल गांधी की बातें लोगों ने जाननी शुरू की। कोरोना के बारे में उनकी सारी भविष्यवाणियां सच निकली। उन्होंने कहा था कि ये जो अर्थव्यवस्था पूरी से चौपट हो जाएगी, लोगों की जेब में पैसे डालने की जरूरत है। तो अब लेकिन असली भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बड़ा खतरा ये है कि अब जो हो गया सो हो गया। राहुल की अगली भविष्यवाणियां जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि एक तरह से पूरा का पूरा शायद 2024 तक की जो उनकी भविष्यवाणियां हैं बहुत खराब है। उन्होंने कह दिया है कि इसी साल जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां हम जीत रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है जो पिछला इतिहास हो गया वो तो हो गया, अगली भविष्यवाणियों को लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित होगी। और अगर चिंतित नहीं होगी तो आप समझिए कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। सौमित्रा जी जी, तो बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है अगर वो अब भी राहुल गांधी की बातों को हल्के में लेगी तो। और हमने ये देखा, जैसा दीपक जी बता रहे हैं, कि राहुल गांधी राजनीतिक फायदे या लाभ के लिए या राजनीतिक को ध्यान में रखकर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये उनका एक सहज स्वभाव है कि वो गरीबों के बीच, पीड़ितों के बीच या कामगार तबके के बीच जा रहे हैं। संजय जी, हमने मोदी जी को भी देखा, विदेश यात्राओं का जिक्र अभी उनका हुआ है। वो विदेश में जाते हैं या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अगर कभी आते हैं तो उनके गले मिलने की तस्वीरें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही हैं हर जगह। लेकिन यहीं संसद में जब एक सांसद को उनका एक बीजेपी का एक सांसद वो कहता है, जब वो अपशब्द कहता है तो उसे गले लगाने दानिश अली जी को, तो उन्हें गले लगाने पहुंचते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी भी थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी के कारण या बीजेपी के कारण, संघ की विचारधारा के कारण पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी गई है और बस एक चिंगारी लगने की देर है। और इस चिंगारी को हम बहुत जगह पे लगते हुए देख भी चुके हैं। कल आप लोगों ने सुना था कि कैसे ट्रेन में राहुल गांधी से एक लड़की ने जो बातचीत की उसने बताया कि नफरत का असर कैसे हो रहा है। तो राहुल गांधी की भविष्यवाणियां, चाहे 2024 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने ये कह दिया है कि हम आ रहे हैं, बीजेपी अब जा रही है। संजय जी, आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी की भविष्यवाणियों के आगे क्या बीजेपी टिक पाएगी, या अगर उसे हल्के में लेगी तो क्या वो अपना नुकसान खुद करेगी? बीजेपी अपना नुकसान कर रही है, लेकिन वो असल में नुकसान है कि नहीं ये चुनाव परिणाम ही बताएगा, मैं ये मानता हूं। क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति रही है वो बांटो, लड़ाओ, झगड़ा करो, यही तो रही है और यही हो रहा है, वो अभी भी यही कर रही है। इसमें वो थोड़ा फंस तो जरूर गई है। और जैसे अब ये जाति जनगणना वाला मामला है तो मोदी जी कुछ कह रहे हैं, पहले कुछ और कहा था, आप कुछ कह रहे हैं, वगैरह वगैरह, जिसको थोड़ी फंसी भी लगती है। लेकिन जिस ढंग से वो लड़ाते हैं और जिस ढंग से वो कहते हैं कि क्या मोदी जी का आधी भाषण अखबारों में छपा है, आधी खबर है कि उन्होंने कहा है कि क्या हिंदू बहुमत में है तो सब कुछ हिंदुओं को मिल जाना चाहिए। अभी तक तो वो यही कह रहे थे, लेकिन जब जनगणना की बात होने लगी, जब तथ्यों के आधार पर बात होने लगी, तो वो ये कहने लगे या पूछने लगे कि क्या हिंदुओं को सब मिल जाना चाहिए। और वो राहुल गांधी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं या राहुल गांधी कैसे चल रहे हैं? तो जाहिर है उनको पता है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। तो उनको यही करना था कि उनको लड़ाना है। तो जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से बात नहीं बन रही है या उसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं या कांग्रेस उससे भी रास्ता निकाल ले रही है, तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि क्या बहुमत के आधार पर जिसका जितना भागीदारी उतनी वो, तो उस सब का ये अब काट खोज करके और अपने हिसाब से जो इनका अंदाज है, जो तरीका है, उसमें वो कर रहे हैं। और भारत में उसको पसंद करने वाले लोग भी हैं। तो अगर उसको पसंद किया जाएगा और लोग नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जी असल में क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी असल में क्या कर रहे हैं, या जो लोग समझ रहे हैं वो मोदी जी के साथ वाले लोग ज्यादा हैं, तो जाहिर है मोदी जी फिर जीत जाएंगे। तो मोदी जी तो अपना काम जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले काम नहीं कर रहे थे, या मतलब मुकाबला नहीं कर रहे थे, या राजनीति में
वैसे सक्रिय नहीं थे जैसे मोदी जी से मुकाबले के लिए होना चाहिए। तो अब राहुल गांधी कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी एक्टिव है और वो बेहतर है। निश्चित रूप से वो बेहतर है इसलिए है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि राहुल गांधी को पसंद करने वाले ज्यादा हैं। राहुल गांधी को से मेरा मतलब है राहुल गांधी की कार्यशैली को पसंद करने वाले ज्यादा हैं या मोदी जी को। तो इसलिए ये कहना कि मोदी जी सफल नहीं होंगे या मोदी जी हार जाएंगे या भाजपा का नुकसान होगा, मैं अभी वो कहने से बचूंगा। लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं निश्चित रूप से वो उससे उनके बारे में पता चल रहा है और राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति है, एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं है, ये आज बात करने की तो जरूरत ही नहीं, तो 2013 में क्लियर था। और 2013 में नरेंद्र मोदी को पता था कि बिना राहुल गांधी को डैमेज किए वो सत्ता में आ ही नहीं सकते। तो 2013 से राहुल गांधी की छवि खराब करने का काम होता रहा है और बाकायदा हुआ है, लाखों करोड़ों खर्च करके हुआ है। तो वो सब तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद मोदी जी जहां है वो देखना दिलचस्प है, या राहुल गांधी जिस ढंग से चल रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं। जैसे कुलियों वाला मामला है, तो कुलियों वाले मामले में याद होगा आप सब लोगों को कि बीजेपी के आईटी सेल ने कहा कि उन्होंने पहिए वाला सूटकेस सिर पे उठाया हुआ था और राहुल गांधी ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं। ये दोनों बातें उसमें खास थी कि राहुल गांधी ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं और ये सारा कुछ पब्लिसिटी के लिए है। तो बीजेपी की बातें कन्वे हो जाती है, कांग्रेस की बातें नहीं होती है, वो अखबारों का मामला है। आज भी अखबारों में छापे की खबर 48 पत्रकारों के यहाँ पूछताछ और जांच हुई है, उसकी छापे की खबर कई अखबारों में पहले पेज पे नहीं है और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स भी है। तो अगर इस तरह से खबरें नहीं छपती है तो उसका अपना असर है। फिर भी कुली वाली बात पे आऊं तो ये प्रचारित किया गया कि पहिया कौन सा कुली पर आज कौन बिना पहिए वाली अटैची लेके चलता है, और जो बिना पहिए वाली अटैची लेके चलता है वो क्या कुली को सामान देता है? वो तो खुद सिर पे उठाता है। तो ये सारी बात होने के बावजूद कुली से इतने प्रभावित हुए, कुली के पास जाने से बीजेपी या सरकार इतनी प्रभावित हुई कि उनका पैसा बढ़ा दिया। कुली का पैसा कैसे बढ़ता है? कुली का पैसा स्टेशन के किसी कोने में लिखा हुआ है कि उसका भार ये है, आपको इतना ही देना है। आपने आज बताया कि 100 रुपया है न्यूनतम 40 किलो की सूटकेस का या कुछ, तो मुझे पता चला, मैं कभी देखने गया था तो मुझे याद नहीं है कि तब क्या लिखा था। किसी दिन कुली से मैं भिड़ गया था। तो कुली ने आज तक 2 पहिए वाला सूटकेस में लेकर जा रहा था और वो जो बैटरी वाली गाड़ी चलती है, मेरा कहना था कि मैं बैटरी वाली गाड़ी से, मेरे पास 2 लोग हैं, 2 सूटकेस है, हम दोनों अपना अपना सूटकेस लेकर के बैटरी वाली गाड़ी से जाएंगे। तो कुलियों का कहना था कि नहीं, आप बैटरी वाली गाड़ी से जा तो सकते हैं पर सामान हम ले जाएंगे। अब ये कैसे होगा, आप सामान कुली को कैसे दे देंगे? और मैं कह रहा था कि मैं पैदल चल नहीं सकता हूँ, गाड़ी अवेलेबल है, मैं पैसे दे सकता हूँ तो मैं गाड़ी से जाऊंगा। लेकिन कुलियों का कहना था कि नहीं, आप सूटकेस हम ही ले जाएंगे, उसका पैसा हमें देंगे। हमें तुम्हें कितना दूं? तो 250 रुपए 2 सूटकेस के जो पहिए वाले थे, और मैं पहिए वाली गाड़ी से 250 रुपए में जाऊं तो 500 रुपए दोनों को देना था। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मैं सूटकेस भी लेता जाऊंगा, और दोनों सूटकेस इतना हल्का था कि मैं दोनों हाथ से उठा लिया अकेले। हम 2 लोग थे, फिर भी दोनों हमने अकेले उठा लिया। तो कुली तो इस ढंग से पैसे लेते हैं और मांगते हैं सुविधा होने के बावजूद। और सुविधा का हाल यह है कि वो बैटरी वाली गाड़ियां लगभग नहीं चलती है, बंद है। नई दिल्ली पे चलती हो, आनंद विहार में चलती हो, बाकी स्टेशनों पर, दिल्ली के ही स्टेशनों पर नहीं चलती, छोटे स्टेशनों की क्या बात करें। तो ऐसे में अगर कुली का 40 रुपए बढ़ाया गया न्यूनतम, या 40% आपने जो भी कहा, तो उसका क्या मायने हैं हम सब लोग समझ सकते हैं। और जो ट्रेवल करता है या कुली के लिए उसको इफेक्टिवली क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी का प्रभाव है कि सरकार को ये करना पड़ रहा है, और आईटी सेल ये प्रचारित कर रहा है कि ये सब वो लोग कर रहे हैं जो ट्रेवल नहीं करते हैं। ट्रेवल तो सरकार नहीं करती है, सरकार नहीं जानती है कि रेलवे की स्थिति क्या है, कुलियों को क्या देना है या यात्रियों को क्या चाहिए। तो हालात बिल्कुल अलग है। सरकार को पता ही नहीं है कि जनता को क्या चाहिए। सरकार अपने धुन में रमी हुई चली जा रही है, और जनता की दुख तकलीफ और है जो राहुल गांधी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे और कैसे काउंटर करे या कैसे उस पर आगे बढ़े, जरा सा भी नहीं समझ में आ रहा है। और अगर उनको कुछ समझ में आता होता तो कुलियों के पैसे को बढ़ाने की बजाय कुछ और किया गया होता, किसी और सेक्टर में काम किया जाता जहां राहुल गांधी आगे जाएंगे, वहां ये पहले कर देते। ये करने की बजाय राहुल गांधी के लिए किया है। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। अभी हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो सही साबित होता जा रहा है। राहुल गांधी कुलियों के बीच गए तो आज सरकार ने
कुलियों का मेहनताना 40% तक बढ़ा दिया। अब इस चीज़ के क्या राजनीतिक असर होना है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। पर अभी यहाँ जो चर्चा हो रही थी वो यही हो रही थी कि राहुल गांधी जनता की ज़रूरतों को, उसके दुख तकलीफ़ों को समझ रहे हैं और उसी हिसाब से बातें कर रहे हैं, जबकि सरकार, जिसका असली काम, लोक कल्याणकारी सरकार का काम ही है जनता के हितों की देखरेख करना, लेकिन सरकार को पता ही नहीं है कि जनता आज किस हाल में है। तो क्या ऐसे में मोदी जी या बीजेपी आगे चुनाव में टिक पाएगी? हम 2024 तक के चुनाव का आकलन करना चाहते हैं और यहाँ पर हमारी चर्चा में बार बार 2013 की भी बात उठी, 2014 की भी, कि किस तरह से राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ा गया और उनकी छवि को खराब करके ही बीजेपी आगे बढ़ी। तो यहाँ पर चर्चा में अन्ना आंदोलन का नाम नहीं आया था, लेकिन मैं यहाँ उसका जिक्र करना चाहूँगी कि अन्ना हजारे के कारण कांग्रेस को पूरी तरह से ख़त्म करने की एक साजिश रची गई थी, जो नाकाम साबित हो गई। कांग्रेस खत्म नहीं हुई, बल्कि 10 सालों में राहुल गांधी आगे बढ़ गए और अब बीजेपी का जो डाउनफॉल है वो दिख रहा है। प्रशांत टंडन जी, आज के इस पूरे सिनेरियो पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आ रहा हूँ, जहाँ पत्रकारों का बहुत बड़ा जमावड़ा था और विरोध प्रदर्शन था, जो पत्रकारों के ऊपर दमन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। बहुत सारे सीनियर संपादक और पत्रकार वहाँ पे थे। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि, और इसीलिए मुझे देर भी हो गई आने में जी। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी कुलियों के बीच में नहीं गए होते तो क्या ये सरकार फैसले करती? यानी सरकार के पास अपना कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। और अब राहुल गांधी तो बहुत जगह जाते हैं, तो अगर सब सरकार ये करना शुरू करे तो राहुल गांधी बताते जाएंगे इनको। तो अगर राहुल गांधी ही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो फिर राहुल गांधी विपक्ष में क्यों है? बिल्कुल। फिर राहुल गांधी सरकार में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, राहुल गांधी को लेकर जो आपने कहा कि प्रोजेक्ट था, 2010 से वो प्रोजेक्ट था, वो न्यामगिरी और भट्टा परसौल गए, उसके बाद से वो प्रोजेक्ट ऑन हुआ और वो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट चला और वो अभी भी चलता है, आज भी चलता है। और मैं ये कहूँगा कि वो कांग्रेस के अंदर भी चलता है। बहुत सी बातें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी आती हैं, ट्वीट्स भी आते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो प्रोजेक्ट देखिए वो चलता है, और लेकिन उस राहुल गांधी ने उस प्रोजेक्ट को फेल किया है और बहुत मेहनत से फेल किया है। और अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी का इस मामले में दोनों तरह के मीडिया ने, अपवाद हैं देशबंधु ग्रुप या 2-4 और 1-2 ऐसे और मीडिया हाउसेस, अदरवाइज आप देखिए कि गोदी मीडिया ने पूरा बदनाम करने का सिलसिला चलाया और बहुत सारे जो डोनेशन आधारित डिजिटल मीडिया है, जिसको बड़ा सेकुलर, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील माना जाता है, उन्होंने भी राहुल गांधी को रेस्क्यू नहीं किया। ये उनकी जिम्मेदारी थी। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता की, पत्रकारों की जिम्मेदारी केवल सरकार से सवाल पूछना नहीं है। पत्रकारों की जिम्मेदारी, अगर विपक्ष कमजोर है तो विपक्ष के साथ भी खड़े होना है। मुझे याद है कि वीपी सिंह मीडिया डार्लिंग थे, तमाम सारे अखबारों में और मैगजीनों में उनकी कवर स्टोरी छपती थी। मीडिया तो, वीपी सिंह तो बिना पार्टी के आदमी थे, पार्टी तो बाद में बनी थी। चंद्रशेखर जब एक यात्रा लेके निकले थे तो मुझे याद है कि फ्रंट पेज पे रोज चंद्रशेखर के फोटो के साथ खबर होती थी कि आज यात्रा यहाँ पहुंची, आज ये उन्होंने बयान दिया, आज वो बयान दिया। राहुल गांधी की इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकली, और मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट नहीं हुआ कोई। लेकिन आप देखिए कि प्रिंट के अखबार या मैगजीनें या टीवी चैनल और जो सेकुलर समझे जाने वाले मीडिया भी
कितनी कवरेज दी राहुल गांधी को, कितना इंटरव्यूज देते हैं, कितनी बात करते हैं वो। मुझे तो डीबी लाइव के अलावा बड़े कोई दिखता नहीं कि जो विपक्ष के लिए एक सकारात्मक रवैया रखता हो। तो अगर आप विपक्ष की क्रेडिबिलिटी रोज खराब करेंगे और सेकुलर बने रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप साथ में नहीं है। आप मोदी जी का तीसरा टर्म चाहते हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। एक सबका तरीका अलग अलग है। और दूसरी बात, आपने तीसरी बात पूछी कि 2024, देखिए आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। संजय सिंह की गिरफ्तारी कागजों में तो एक्साइज पॉलिसी और ईडी के केस में हुई है, लेकिन राजनीतिक रूप से संजय सिंह की गिरफ्तारी अडानी पर सवाल उठाने पर हुई है, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। इसीलिए उनका सस्पेंशन भी हुआ पूरे सत्र के लिए। इसी की सजा राहुल गांधी को मिली जब उनकी सदस्यता खत्म की गई। तो मीडिया का दमन, महुआ मोइत्रा के साथ जिस तरीके का सलूक पुलिस ने किया, और आज संजय सिंह की गिरफ्तारी, मोदी जी ने 2024 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि वो चुनाव ऐसे ही लड़ेंगे। अब विपक्ष के पाले में गेंद है कि विपक्ष को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये अदालतों में जमानत का मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है और डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करनी होगी। जो पॉलिटिक्स बीजेपी ने या वीपी सिंह के दौरान जो पॉलिटिक्स हुई कि जब राजीव गांधी 414 के विहंगम प्रचंड मेजॉरिटी में थे और सारे विपक्ष ने जो है इस्तीफा दे दिया था संसद से और संसद के बाहर राजनीति की थी। तो ये इस तरीके के डिसरप्टिव, क्योंकि अब ये अदालतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके, फेसबुक में करके, ये इस स्तर पे पॉलिटिक्स अब नहीं है। जिस स्तर की राजनीति अब मोदी जी ने शुरू की है वो ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को बने वक्त हो गया, कोई डिफरेंसेस नहीं, सब कुछ नहीं, क्योंकि प्रोग्राम अभी भी लॉन्च नहीं हुए। सुन रहे थे कि 2 अक्टूबर से कुछ लॉन्च होगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये विपक्ष के पाले में गेंद है अब, और विपक्ष को तय करना है कि इस राजनीति का जो पिछले 24 घंटे में हमको दिखाई दे रही, यही होगी अब अप्रैल 2024 तक। तो विपक्ष को अब बैठना होगा, तय करना होगा कि इस राजनीति का जवाब क्या देंगे। विपक्ष के पास बहुत कुछ है जिसका मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि जातिवार जनगणना का सवाल है या बिहार का जातिवार सर्वे जो आया उससे वो हिले हुए हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से हिले हुए हैं। लेकिन विपक्ष को अपनी जमीन पर आगे बढ़ना होगा। जी राज। अमलेंद्र जी, आज महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, और अभी प्रशांत जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी ने एक वाजिब सवाल उठाया है कि विपक्ष अब किस तरह से आगे अपना खेल खेलेगा। क्या वो, मोदी जी ने तो बता दिया कि वो किस तरह की राजनीति करेंगे, विपक्ष के पाले में गेंद है। विपक्ष को क्या करना चाहिए और अभी तक उसने क्या ऐसा नहीं किया जो अब उसे अविलंब बिना देरी किए शुरू कर देना चाहिए? अमलेंदु जी। आवाज नहीं आ रही आप जी। जब पहले राजनीति हुआ करती थी तो जेल भरो आंदोलन हुआ करते थे, और मुझे लगता है कि 10 सालों से कोई जेल भरो आंदोलन हुआ ही नहीं जी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जो है तैयारी करनी चाहिए जेल भरो आंदोलन शुरू करने की, और इतना जेलों को भर दिया जाए कि मोदी जी को ये सोचना पड़ जाए कि इतने लोगों को रखा कहाँ जाएगा। वही अभी आप एक संजय सिंह को ले जा रहे हैं, कल किसी दूसरे को ले जाएंगे, परसों किसी तीसरे को ले जाएंगे, तो भाई चलो सब चलते हैं। तो पहले तो नारे ही लगा करते थे कि एक पैर रेल में और एक पैर जेल में, जो आंदोलनकारी हुआ करते थे उनके नारे लगते थे, राजनीतिक लोगों के लगते थे।
लेकिन दिक्कत असल में क्या है कि पिछले समय से आज भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और आज जो गिरफ्तार हुए संजय सिंह जी, उनकी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि राजनीति को एनजीओ में बदल दिया गया है। तो वो पोस्टर तैयार होते हैं, बढ़िया बढ़िया पर्चे तैयार होते हैं, बढ़िया शामियाना लगते हैं। एक धरना भी जो है वो 5 लाख से कम का नहीं होता है। पहले हम लोग जिस समय करते थे पत्रकारिता और छात्र राजनीति करते, देखते थे कि धरना जो 50 रुपये हो जाया करता था, लेकिन अब वो धरना भी 5 लाख से कम में नहीं होता है। तो वो राजनीति जब एनजीओ में परिवर्तित हो जाती है तब दिक्कतें सामने आना शुरू होती हैं। यही दिक्कतें हो रही हैं। राहुल गांधी जो आज चीज कर रहे हैं, अगर बाकी लोगों ने इस तरह की चीजें की होती, लगातार जनता के बीच रहे होते, तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो, जैसे राहुल गांधी को बुलाया गया था ईडी के दफ्तर, या सोनिया जी को बुलाया गया था ईडी के दफ्तर, उस समय जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने, कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर जो काम किया, इसी तरीके का काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वो आज इस तरीके का काम कर सकते थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उस तरह की चीजें हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये कॉल जो है इंडिया की तरफ से आना चाहिए कि मोदी जी अपनी जेलों को तैयार रखिए, हम लोग आ रहे हैं, आप हमारा स्वागत कीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं हम जेल में जाएं तो हम जाने को तैयार हैं। आप अपनी जेलों की तैयारी कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जेल भरो आंदोलन शुरू होगा तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे स्कूलों को जेलों में तब्दील कर दिया जाएगा, समझता है। लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीति एनजीओ में परिवर्तित हो जाए तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब ये जो राजनीतिज्ञों की सोचने का विषय है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं पत्रकार होने के नाते और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, जो मैंने देखी है राजनीति अपने आंखों के सामने, उसके नाते मैं बता सकता हूँ कि विपक्ष को अब इस पर कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। वरना आप यही इंतजार करते रहेंगे कि आज संजय सिंह की बारी आई है, कल को किसी और की आएगी, परसों किसी और की आएगी, तो फिर सबकी एक एक करके बारी आएगी। और मीनू जी यहाँ कई बार कह चुकी है कि विपक्ष के जो है सारे बड़े नेता चुनाव से पहले जेल के अंदर होंगे। तो धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब तानाशाह करता है तो इसी तरीके की चीजें सारी करता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मोदी तानाशाह है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे तानाशाह बनने की। क्योंकि जब सत्ता जाने लगती है तो हर आदमी जो है सत्ता बचाने का काम करता है। उनकी जगह मैं होता या कोई दूसरा व्यक्ति भी होता तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रयास करता। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी सत्ता पाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो मोदी जी के सामने संकट है कि अगर मान लीजिए सत्ता से बाहर चले जाते हैं 2024 में, तो करेंगे क्या? अब बद्रीनाथ धाम पे जाकर के वहां बैठेंगे तो है नहीं पूजा करने के लिए, आगे पंडे खड़े कर देंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे। तो वहां आप ये भी नहीं कर पाएंगे कि आप कैमरे के सामने खड़े हो जाए, पीठ जो है आपकी भगवान की तरफ हो, तो ये भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये संकट प्रधानमंत्री के सामने होगा कि 2024 बाद करे तो करे क्या। यूट्यूब भी चला कि नहीं चला पता नहीं। अब किसलैक के बटन, अगर बटन होगा और ज्यादा उसमें किसलैक आने लगे तो यूट्यूब भी नहीं चलेगा। तो यूट्यूबर जो बनना चाहते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बचपन से यूट्यूबर बनना चाहते थे, यूट्यूबर तब तक नहीं आया था, लेकिन वो चाहते थे बचपन से ही यूट्यूबर बने। तो अब ये उनकी समस्या है कि वो बचपन में क्या चाहते तो बन गए वो प्रधानमंत्री। अब ये संकट आ गया तो वो बने रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो इसके लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को अब सारी चीजों से बाहर निकल करके बाकायदा पॉलिटिकल कॉल जो है वो अब देने का समय है, वो देनी चाहिए कि अब राजनीतिक लड़ाई जो है राजनीतिक तरीके से ही होगी। मोदी जी आइए मैदान में लड़ते हैं। चूंकि देखिए, ये सरकार चुनाव को किस तरीके से लगी, जैसा प्रशांत जी ने कहा, ये उसका पूर्वाभ्यास कर चुके हैं। इन्होंने बंगाल के चुनाव में किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में इन्होंने किया, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में किया, कि किस तरीके से वोटर को ये जाने ही नहीं देंगे पोलिंग बूथ तक। ईवीएम का घपले, वो सब घपले, वो तो आरोप की लगती चीजें वो है कि नहीं है, वो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो चीजें कर सकते हैं उसका ये पूर्वाभ्यास कर चुके हैं। ये इसके ऊपर पूरे तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खामोश बैठे होंगे, वो सब तैयारियां चल रही होंगी। तो इससे अगर निपटना है तो विपक्ष को आकर के जमीन पे जो है वो मुझे लगता है कि काम करना होगा। ये पॉलिटिकल कॉल जो है, ठीक है भाई, समय है 6-7 महीने का, तो 6-7 महीने किसी भी आंदोलन के लिए वो बड़े नहीं थे। इस देश के अंदर लंबे लंबे आंदोलन चले हैं, तो अगर ये चले आंदोलन लंबे समय तक, और आज जिनकी गिरफ्तारी है वो तो आंदोलन वाले ही लोग बताए जाते हैं कि आंदोलन से निकल करके आए हैं सब। उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़े शामियाने लगाए थे, बहुत बड़े तंबू गाड़े थे। तो अब केजरीवाल जी बैठ चुके हैं मुख्यमंत्री होते हुए धरने पे, तो ये सारी चीजें सब शुरू करना चाहिए। बाकी लोगों को उनको उनका साथ देना चाहिए, और लोग भी सब चुने, जहां जहां जिसकी जो क्षमता है वो करे। भाई 11-12 राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं, आप वहां भी कर सकते हैं, जहां नहीं है वहां भी आप कर सकते हैं। भाई क्या हुआ, मुकदमे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, एक एक आदमी को 10-10 मुकदमे लगेंगे, तो मुकदमे बाद में देखा जाएगा, आपकी सरकारें बन जाएंगी, सारे स्पष्ट मुकदमे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हुआ है, मायावती जी की सरकार है, उन्होंने 2 लाख मुकदमे जो थे वो सपा के कार्यकर्ताओं पर लगा दिए, सरकार आई, सारे मुकदमे वापस हो गए। तो ये सारी चीजें, मुकदमे लगना और वापस होना सब चलता रहता है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जो है राजनीतिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ तो एक जो है वो इस तरीके की राजनीति अब बहुत आवश्यक हो गई है। मुझे लगता है कि पानी जो सर से ऊपर जा रहा है। जी,
मीनू जी, पानी सिर से ऊपर जा चुका है, ऐसा अमलेंदु जी का कहना है, और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से ही लड़ी जानी चाहिए। मैदान तो तैयार है ही, क्योंकि मोदी जी ने बता दिया है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका जो इतना व्यापक जनसंपर्क हुआ, उससे एक उनका पूरा बेस तैयार हुआ है। क्या अब इंडिया के बाकी नेताओं को उसी तर्ज पर कुछ करना चाहिए? 6-7 महीने का वक्त है, किस तरह से अब इंडिया जवाब देगा बीजेपी को? मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी 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 सर मित्रा जी, मैं अमलेंदु जी से कहना चाहूंगी कि वो जेलों में जाने के लिए जेल भरो आंदोलन की बड़ी जोर शोर से ये कर रहे हैं, तो लगे हाथों मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी और औरों के फायदे के लिए भी, दर्शकों के भी, जरा ही बता दें जेलों में अंदर सुविधा क्या क्या रहती है और असुविधा क्या क्या होती है, ताकि हम तैयारी कर ले, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि भाई जब जाना पड़े तो ये वहां पे प्रॉब्लम आएंगी, तो उसका अभ्यास कर ले हम पहले से। तो दूसरी बात, आपने ये कहा कि भाई कैसे इस चीज को, राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तौर पे ही लड़ा जाना चाहिए जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तौर पे विपक्ष तो लड़ रहा है, लेकिन मोदी जी ने इसको एक बदले की भावना या विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त खत्म कर देने की, मतलब देश से विपक्ष नाम की चीज को ही मिटा देने की दुर्भावना से, जिसको कहना चाहिए, कि उस तरीके से राजनीति वो कर रहे हैं। अब जैसे मान ले, मेरा ही मानना है, जैसे ये आप जो आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसमें अब आप कुल लगा लीजिए यानी कि वो बहुत जल्दी अब बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया को देख लीजिए कितना समय हो गया है, सत्येंद्र कुमार जैन को देख लीजिए कितना समय हो गया है, अब ये संजय सिंह को देख लीजिएगा। तो एक तरीके से 3 मंत्री केजरीवाल सरकार के जेल में हैं इस वक्त, और बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं और प्रोमिनेंट मुख्यमंत्री थे वो उनके मंत्रिमंडल में। मेरा मानना ऐसा है कि ये विपक्ष को तो निपटाने की तैयारी है ही, मेरे हिसाब से ये आम आदमी पार्टी को निपटाने के साथ साथ दिल्ली से विधानसभा का खात्मा करने की भी तैयारी है। ग्रेजुअली जैसे आप कहा जा रहा है कि भी अगला नंबर केजरीवाल का है, अब ये पता नहीं मुझे कि केजरीवाल का नंबर है या नहीं है, वो तो मोदी जी जानते होंगे कि है कि नहीं, लेकिन उनका जो तरीका चल रहा है कि एक के बाद एक, जिसको कहते हैं ना कि धीरे धीरे स्लाइसिंग हो रही है, तो उसमें दिल्ली से जो विधानसभा को हटाना ताकि इनके कब्जे में चीजें रहें, और एक नया कोई सत्ता का दावेदार या कोई एक नया क्षत्रप जिसको कह रहे हैं दिल्ली में नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री नाम की चीज। तो मेरा मानना ऐसे कि ये पुरानी जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जैसी चीज को ये बहाल करना चाहते हैं, और ये उसकी तैयारी है, और प्रोबेबली नए 2024 के चुनाव से पहले ये कर दे। अभी जैसे अमलेंदु जी भी बता रहे थे, अमलेंदु जी धन्यवाद, आपको मेरी बात याद रही। मैं ना केवल बड़े नेता इस देश के विपक्ष के, बल्कि जितने भी एंटी नेशनल यूट्यूबर्स बैठे हैं यहाँ, पत्रकार यहां भी बैठे हैं, और जो यूट्यूबर्स हैं जो एंटी नेशनल इन्वर्टेड कॉमर्स में मानिए, मतलब कोई नहीं बचेगा। तो विपक्ष के बड़े नेता और एंटी नेशनल यूट्यूबर्स सबको जेल के अंदर कर दिया जाएगा। अब जो यूट्यूबर्स है उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो विपक्ष है उसके नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार रखे, ताकि वो ऐसी स्थिति आने पे मोर्चा संभाल के रखे, लड़ाई हल्की धीमी ना पड़े। ये है जिसको कहते हैं ना प्रोएक्टिव अप्रोच, कि पहले से अब जब हम उनका असेसमेंट करके हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अगला कदम क्या होगा मोदी जी का, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेटजी भी उससे लड़ने की तैयार पहले से पहले ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि मोदी जी का तो अभी इस पे पता नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ सार्वजनिक मंचों पे नहीं कह सकती हूँ, वो करेंगे 2024 को जीतने के लिए, क्योंकि हाथ से रेत बहुत तेजी से फिसल रही है मोदी जी के। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति इतने समय से सत्ता सुख भोग रहा हो 2002 से लेके, और आज 2023 आ गया है, तो सत्ता का जाना डेफिनेटली कोई भी हो, मोदी जी क्या कोई भी होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है ये होगा।
और मोदी के साथ तो थोड़ा अहंकार का भी पुट है, तो वो ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जी सर्वमित्रा जी। जी, लोकतंत्र में सत्ता आना और जाना, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश बचा रहना चाहिए। स्वामी जी, अटल बिहारी वाजपेयी या उस दौर की जो बीजेपी थी और अब की जो बीजेपी है, दोनों के अप्रोच में काफ़ी अंतर है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो विपक्ष को दुश्मन की तरह देख रहे हैं, उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। इंडिया जब बना तो विपक्षी गठबंधन जो बाकी दलों को ये चीज़ समझ में आ गई और इनमें से बहुत सारे दल जो थे वो बीजेपी के एक समय के साथी भी रहे हुए हैं। तो क्या अब बीजेपी के साथी जो रहे हैं, जो अब इंडिया में शामिल हो चुके हैं, वो किसी तरह कांग्रेस के लिए या इंडिया के लिए एसेट साबित हो सकते हैं? क्या वो बीजेपी की रणनीति को समझ सकते हैं कि आगे अब बीजेपी किस तरह से काम कर सकती है, क्योंकि जो उसके साथी रहे हैं वो उसके कार्यशैली से परिचित भी रहे हैं? स्वामी जी, ये किस तरह की लड़ाई होगी आगे 2024 की? देखिए शर्मित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी केवल विपक्ष को अपना दुश्मन नहीं समझते हैं, अपने खुद के पार्टी के 80% नेताओं से भी वो सशंकित हैं और उनको अपना शत्रु समझते हैं। देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता को भी अपना विपक्ष, अपना दुश्मन समझते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। खैर, आपकी अनुमति से मैं दीपक जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दीपक जी ने कहा कि काशी के अंदर जब शंकराचार्य गए और उन्होंने कहा कि मंडन मिश्र का घर कैसे ढूंढूं, और जब उन्होंने देखा कि तोते वेद का वहां पे पाठ कर रहे थे, उन्हें पता चला ये पंडित मंडन मिश्र का घर है। तो दीपक जी, मुझे कृपा करके ये बताएं, जिनके तोते रमेश विधुड़ी जैसे हों, जिनके तोते अनुराग ठाकुर जैसे हों, जिनके तोते ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे हों, उसके घर को आप क्या कहेंगे? अरे ऐसा तो रावण के जमाने में भी नहीं होता था। माने जिस तरह की भाषा ये संसद सदस्य बोलते हैं और जिस प्रकार का वैमनस्य और देश को तोड़ना, और जो मीनू जी ने कहा, देखिए हम लोग हैं असली राष्ट्रभक्त, इस देश के जो हमारे पे ऋण है उससे उऋण हो रहे हैं। इस देश के 142 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई छूत है न छूत है, न कोई हिंदू है न मुसलमान है, 142 करोड़ एक परिवार है। आपको पता होगा शर्मित्रा जी, दिल्ली के अंदर गणेश उत्सव में जी, एक मुसलमान लड़के ने 20-21 साल के लड़के ने जो भूखा था, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, गणेश जी के प्रसाद से एक केला उठा के खा लिया, लोगों ने उसको मार मार के खत्म कर दिया, जान से मार दिया जी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या भगवान श्री गणेश इस चीज से खुश होंगे? एक गरीब आदमी जिसके पेट की भूख उसको एक केला उठा के खाने के लिए बाध्य कर रही है, मेरे क्या परमेश्वर, मेरे क्या भगवान इससे खुश होंगे? और तीसरी बात जो अभी सभी वक्ताओं ने कही, देखिए विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं मैं क्या करूंगा। और मेरे जैसे इस देश के 142 करोड़ लोगों को एक समझने वाले, एक परिवार समझने वाले, इस देश को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां का देश बनाने वाले, अब्दुल हमीद को प्यार करने वाले, ब्रिगेडियर उस्मान को प्यार करने वाले, हम इस देश को नहीं टूटने देंगे, यहां तानाशाही नहीं आने देंगे, यहां लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। हम एक एक आदमी 100-100 लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको बताएंगे तुम्हारे साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, विपक्ष कुछ करे ना करे, जैसे हमने 1977 में किया था वैसे ही 2024 में करेंगे। विपक्ष कुछ करे या न करे, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा। जी दीपक जी, स्वामी जी ने आपसे जो सवाल किया, और अब मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने राजस्थान की अपनी रैली में कन्हैया लाल के उस घटना को याद किया और ये बड़ा दुख जताया, लेकिन उनको दिल्ली की इस घटना का ध्यान क्यों नहीं आया? क्या ये फिर वही राहुल गांधी की जो केरोसिन वाली बात है उसी को ये सच साबित कर रहे हैं? और इसमें विपक्ष जो हम अभी बात कर रहे हैं कि 2024 में बहुत कम समय बचा है, अगर आम चुनाव की घोषणा होती है तो किस तरह से विपक्ष बीजेपी की इस रणनीति का मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि चुनाव तो इसी तरीके से अभी होंगे। दीपक जी देखिए, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो कांग्रेस की इंडिया की जो बैठक हुई थी मुंबई में,
उस शाम जो है, उस शाम को जो डिस्कशन हुआ था अपने इसी चैनल पर, तो उस समय मैंने ये कहा था कि समय बहुत कम है और अगली ही सुबह से इनको बहुत सारे कार्यक्रम अपने हाथ में लेने चाहिए इंडिया को, जिसमें से सबसे पहली जो बात होनी चाहिए वो है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और साथ में जो भी घटना किसी भी विपक्षी राज्य में होती है तो उसके खिलाफ एक साथ आवाज उठानी चाहिए। ये मेरा उस समय कहना था। अब देखिए 1 महीना निकल गया और अब जो है हम कम से कम 5-6 दिन और निकल गए, 4 दिन और निकल गए। आज केवल कांग्रेस की ओर से अजय राय ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बयान दिया है और 1-2 बयान और लोगों के हैं। मेरा यह कहना है कि वो 28 दल कहाँ हैं, उन 28 दलों में क्यों नहीं एक साथ एक कॉमन किस्म का पूरा बयान आता और इसका विरोध होता और उस समय लोगों को सड़क पे आना चाहिए था। जैसे भी देखिए कुछ पत्रकारों के जो की गिरफ्तारियां हुई तो तुरंत उसको एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने तुरंत उसको कंडेम किया, तो ये बयान निकाला। तो ये जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक एक तो आप संगठित हैं, एकजुट है, ये जाहिर नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके नंबर तो सबका आएगा, एक एक करके सबका आएगा। और जो आप सुविधा की बात करी थी मीनू जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल नेता लोग ही अंदर नहीं रहेंगे, पत्रकार भी अंदर रहेंगे सारे के सारे। तो हमको तो सबसे पहले ये देखना होगा, आप सुविधाओं की बात कर रहे थे कि जेल से इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिससे हम इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है बिना निर्विरोध रूप से इसको कर सके, ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलनकारी एक नारा लगाते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा, तो कम से कम चना भी अगर वहां मिलता है तो उसकी तैयारी भी लोगों को करके रखनी पड़ेगी। ये बात मुझे भी लगती है कि देखिए जिस समय आपातकाल 1977 का लगा था तो मुझे याद है उस समय मैं तो खैर पत्रकारिता शुरू ही कर रहा था, तो उस समय पत्रकारों पर उतनी ही गहरी नजर थी जितनी कि नेताओं पर थी। नेताओं के साथ साथ सरकार जो है मान के चलती थी कि पत्रकार जो है वो उतने ही बड़े प्रतिरोध के प्रतीक हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं इसके साथ साथ बड़े पत्रकारों का भी निश्चित रूप से एक एक करके सबका नंबर आएगा। अगर 2024 का चुनाव अपने तरीके से लड़ने पर मोदी जी आमादा हो गए तो तैयारी तो सभी को रखनी पड़ेगी और मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात जो स्वामी जी ने मुझसे एक जो स्ट्रेट सवाल पूछा, तो जो तोते वाली बात है, आप तो सबसे महत्वपूर्ण तोते का नाम लेना ही भूल गए, वो है केंद्रीय जांच एजेंसियां। इन 3 एजेंसियों में से एक सीबीआई के डायरेक्टर ने तो खुलेआम स्वीकार किया था कि हाँ हम सरकार के तोते हैं। तो ये जो तोते आपने बाकी तोतों का नाम बताया, तो केंद्रीय जांच एजेंसियां इनमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है इनके मोदी जी के सहयोगी हैं ये, इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। निश्चित रूप से इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है इस 2024 के चुनाव में। हालांकि ये बात अलग है कि धीरे धीरे लोगों में इनका डर जो है वो खत्म होने लग गया है। देखिए छत्तीसगढ़ में 200-225 रेड्स बड़ी हैं इन 2-3 एजेंसियों की, ईडी की और बाकी एजेंसियों की। इतना खराब शब्द का इस्तेमाल यहाँ के मुख्यमंत्री को मजबूरी में करना पड़ा। उनसे जब पूछा गया कि जो रेड हो रही हैं, भ्रष्टाचार के मामले हो रहे हैं, तो भूपेश बघेल ने जो कहा वो किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर के लिए शर्म की बात होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो कुत्ते बिल्ली जैसे घूम रहे हैं। ये शब्द है, रिकॉर्ड पर है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से अपनी साख को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने खुद ही गिरा दिया है मोदी जी के लिए काम करते करते। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे लोग इन एजेंसियों की और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो मूल रूप से जो बाकी तोतों की बात तो दूसरे करें, क्योंकि अनुराग ठाकुर या रमेश भिदोड़ी जो हैं उन्हें तो वही भाषा बोलनी है जो मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां तो पूरी की पूरी उन्हें निष्पक्ष होने की उम्मीद हम करते हैं, एक पत्रकार के रूप में तो हम करते ही हैं। तो अगर ऐसे शब्दावली इनके लिए इस्तेमाल में हो रही है तो यह केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी सोचने का विषय है कि हमने अपनी स्थिति क्या कर दी है। जिस तरीके से पुराने समय में लोग याद करते थे कि भाई हमारे पिताजी या हमारे चाचा फला फला राज्य के डीआईजी हुआ करते थे या ये हुआ करते थे, बड़े अधिकारी हुआ करते थे, क्या इन अधिकारियों के बच्चे जो हैं बता सकेंगे कि हमारे पिता जो हैं, हमारे चाचा जो हैं, हमारे मामा हैं, वो इस एजेंसियों में मोदी काल के समय ये पद संभाला करते थे अपने आप को। खैर ये उनके अपने सोचने की बात है, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जहां तक बात है कि कन्हैया वाली जो आपने बात कही, तो देखिए तो बहुत सुविधा की राजनीति है। आज जो समय ऐसा आ गया है कि अपराधी का अपराध नहीं देखा जा रहा है, वो अपराधी जो है वो किस राज्य में अपराध किस राज्य में हुआ है
और उसका संबंध किस पार्टी से है ये देखा जाता है। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो तमाम भाजपाई, उनके जो ट्रोल आर्मी है वो चली आती है। कांग्रेस के इसमें कुछ हुआ, दूसरे लोग आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कुछ हुआ तो मोदी जी बहुत ही सुविधा की राजनीति करते हैं। जैसा कि बताया कि तथ्य पर, फैक्ट्स पर, फिगर्स पर, डाटा पर तो कभी बात नहीं करते। यहाँ तक कि संसद में भी जो बात करते हैं वो कभी भी सब्सटेंशिएट नहीं करते। एक जिम्मेदार सीईओ को होना चाहिए, देश के सीईओ को बताना चाहिए उनको अपने तथ्यों में अगर कुछ कहना है। अब पिछले कुछ समय से तो रिकॉर्ड रखने ही बंद कर दिए गए हैं। बेरोजगारी के बारे में कह दिया गया है कि कितने लोग देश में बेरोजगार हैं, हमें नहीं पता। तो तथ्यों की बात नहीं करते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मुश्किल ये है कि अब इसी कारण जो है खुद मोदी जी जो है अपनी साख को गंवाते जा रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि धीरे धीरे सारे के सारे जो इंडिया जो गठबंधन है वो अभी तक टूटकर नहीं बिखर रहा है। उसका कारण ये है कि जांच एजेंसियों का भी एक तरह से दबाव है और संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है इनको और मजबूत करेगी। जी मित्र जी, संजय जी, बात हो रही है साख की, लोकतंत्र साख पर लगा हो कि लोकतंत्र की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जांच एजेंसियां हों, चाहे राजनीतिक तौर तरीके हों, सरकार के काम करने का जो तरीका है, या उनके मंत्रियों नेताओं की भाषा हो, या चाहे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब, इन सब को मिलाकर पूरी साख जो है हिंदुस्तान की, यहाँ के लोकतंत्र की, दांव पर लगी हुई है। विपक्ष इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, इस साख को बनाए रखने में, बचाने में और बीजेपी का मुकाबला करने में? विपक्ष जो कर सकता है वो कर रहा है और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, जेल भरो आंदोलन चलाया जा सकता है और मीनू जी पूछ रही थी कि जेल में क्या सुविधाएं होती है, तो जेल में सुविधा कुछ नहीं होती है, लेकिन असुविधा भी यही है कि शौचालय बहुत गंदा होता है और इंडियन टॉयलेट से काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा जेल में होगा क्या? हम सब लोग दिन भर अगर घर कहीं बंद कर दिए जाए तो कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, आपस में बात करेंगे और कम खाना मिलेगा तो टॉयलेट कम जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है जेल में? और मेरे जैसे आदमी के लिए तो है कि 7, 8, 10 किलो वजन कम हो जाएगा तो बहुत फायदा रहेगा। इसलिए मुझे जेल से तो कोई डर नहीं है, लेकिन मैं जेल जाने के लिए तैयार भी क्यों रहूं, उसकी जरूरत क्यों है? सवाल यह है। संजय सिंह को बंद कर देने से या मनीष सिसोदिया के इतने समय तक बंद रहने से आम आदमी को पार्टी को फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो बढ़ती जा रही है ना, और आम आदमी पार्टी को अगर इस स्थिति में है तो क्रेडिट गोज टू बीजेपी। भले वो कांग्रेस के कॉस्ट पे है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर खड़ी है तो बीजेपी के दमन के कारण ही है। और मनीष सिसोदिया जेल में है, उसका उनको पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, मिलता रहेगा और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। तो इसको अगर ऐसे देखा जाए, कन्हैया को इन्होंने सताया तो कन्हैया मोदी जी के टक्कर का नेता है, वो बनारस में उनको टक्कर दे सकता है, चुनौती दे सकता है और शायद हरा भी दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मोदी जी जैसी राजनीति कर रहे, वो सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए, तो उसके रिएक्शन में जो हो रहा है वो तो अपने आप उतना ही बीजेपी के खिलाफ काफी है। और बीजेपी आज जिस स्थिति में है और मोदी जी जिस ढंग से चला रहे हैं उसमें उनसे संभल नहीं रहा, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो वो होगा क्या? होगा यही कि ये सारे देश की जिम्मेदारी है, सबकी, सभी संस्थाओं की, सभी समूहों की, सभी सक्रिय लोगों की, पत्रकारों की, कि वो देश को मोदी जी से, संघ परिवार से बचाएं। अगर मीडिया को लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है और ऐसा प्रचार कर दिया गया है और लोग मान ले रहे हैं, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या वाकई चीन से पैसा लेकर के 48 पत्रकार चीन कर रहे थे। अब अगर ऐसे लोग देश में हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे थे और क्या हो रहा है और मोदी जी क्या कह रहे हैं, तो जो होना है वो होगा। उसको कितने लोग बचा सकते हैं? हम आप कितने लोग? भाई बहुमत का जमाना है, अगर बहुमत शुरुआत, मतलब संविधान कहता है बहुमत चाहिए, तो बहुमत को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी की राजनीति क्या है और 48 लोगों पर कल छापा पड़ा और अगर ये पहले पन्ने की खबर नहीं है, तो जो होना है वो होगा। उसको कोई क्यों रोके? और उसके लिए मैं या कोई भी क्यों जेल जाए, क्यों जेल जाना चाहिए? या राहुल गांधी की क्या जिम्मेदारी है कि वो मोदी जी से देश को बचाएं? राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने देश बचाने का ठेका तो नहीं लिया है। हमारा काम था, राहुल गांधी का काम था, हमारा जो काम है, हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता को समझ में नहीं आ रहा है और जनता को लग रहा है कि वाकई चीन से पैसा लेकर के और 48 लोग, ये सारे आप जो नाम है सबको पता है कि ये लोग भी देश विरोधी हो सकते हैं और अकेले भक्त मोदी जी ही है,
या अकेले देशभक्त मोदी जी है और उनके समर्थक है, तो भगवान भला करे देश का। तो अगर ये पेंट कर दिया गया है और मीडिया या सब लोग जो भी लोग साथ दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है फिर कि हम ऐसे लोगों से देश को बचाएं। अगर देश बहुमत ऐसे ही लोगों का देश है तो ऐसा ही रहेगा। और भारत आज जो है जैसा है यहाँ के निवासियों के कारण ही है, और नहीं तो बाकी लोग जो यहाँ जिसको पसंद नहीं हो छोड़ के जा ही रहे हैं, चाहे उसमें नीरव मोदी हो और चाहे पढ़ने के लिए जाने वाले लोग हों जो पढ़ने के लिए गए और वहीं रह गए। तो जिसको पसंद नहीं हो तो छोड़ के जा ही रहा है। लेकिन अगर भारत को अच्छा बनाना है, इसको रहने लायक बनाना है, तो हम ही लोगों को काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोग नहीं समझेंगे और बहुमत नहीं चाहता है कि बनाया जाए, बहुमत इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहता है, तो हम क्यों अपना सर फोड़ने जाए? हम क्यों नहीं नेपाली चले जाए, क्यों नहीं तिब्बती चले जाए, क्यों नहीं भूटानी चले जाए, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी विल प्रिवेल, और अगर मेजॉरिटी ऐसा है तो ऐसा ही रहने देना चाहिए। जी प्रशांत जी, मुझे लग रहा है कि संजय सिंह जी निराशा में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हम छोड़ तो नहीं सकते जनता को समझाना। आप क्या कहेंगे कि जनता को हमें मतलब हमें यानी जो मीडिया है, जो पत्रकारिता का धर्म है कि जागरूकता फैलाना, सही को सही, गलत को गलत तरीके से पेश करना, जो जैसा है उसको वैसा बताना, ताकि जनता के बीच ये मैसेज जाए। तो हम किस तरह से विपक्ष यानी पत्रकार तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका खामियाजा अगर उन्हें किसी तरह भुगतना पड़ रहा है तो वो सज़ा भी उठा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बना है, मेरा सवाल यही है कि यहाँ विपक्ष में बहुत से दल जो थे वो पहले बीजेपी के साथी थे, लेकिन उन्हें भी बीजेपी के तौर तरीके समझ आए और वो उनसे अलग हुए। क्या अब ये सारे लोग मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मोदी जी से और बीजेपी से लड़ाई टक्कर की हो, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला हो? देखिए शर्मित्रा जी, मोदी साहब को 2019 में 37% वोट मिला। जी। जो वोट पोल किया गया उसका 37%। जिन लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया वो भारत के 63% मतदाता थे जो मतदान बूथ तक गए। अगर कुल मतदान का देखें कि कितना मतदान है, कितना वयस्क मतदाता है भारत में, तो उसका केवल 24% ही उन मोदी साहब को वोट मिला। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी कितने लोग साथ हैं वो एक बड़ा डिसेप्टिव मामला है, और उस डिबेट वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात तो ये कहना कि मोदी साहब के साथ देश का बहुसंख्य मतदाता या आवाम है, तो ये हम नहीं कह सकते। ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की एक कॉम्प्लिकेशन है कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको ज़्यादा परसेंटेज आते हैं वो चुनाव जीत जाता है। तो ये अब इस पे काम नहीं हुआ, एक अलग तरीके की बहस है। देखिए विपक्ष के पास सब कुछ है। जो 63% वोट शेयर की बात है जो मोदी साहब के पास नहीं है, उसका एक मोदी साहब से बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के पास है। उनके पास 11 जगह सरकारें हैं, 11 मुख्यमंत्री हैं, बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु कर्नाटका जैसे राज्य हैं उनके पास, राजस्थान जैसे राज्य हैं। अभी चुनाव होंगे तो 1-2 राज्य और बढ़ सकते हैं। तो उनके पास राज्य हैं, उनके पास जनाधार वाले नेता हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। आप सोचिए अगर अगले एक हफ्ते शरद पवार एक रैली महाराष्ट्र में करें, एक रैली जो है वो डीएमके करे तमिलनाडु में, एक रैली ममता बनर्जी करे, कारपेट बॉम्बिंग करें, इनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। मोदी साहब कहाँ कहाँ भागेंगे? तो एडवांटेज में इंडिया गठबंधन है। उनके पास नैरेटिव है, उनके पास जातिवाद जनगणना का नैरेटिव है। बिहार ने उनको थाली में रखकर एक चुनावी मुद्दा दे दिया है, उसको डिकोड करें और उस पॉलिटिकल रियलिटी को समझें। इसलिए
जब वो राहुल गांधी की जो मीटिंग थी शाजापुर की, मध्य प्रदेश की, उसको मैंने बहुत ध्यान से चर्चा यहाँ पे की थी कि ये टर्निंग पॉइंट है। तो वो उसको बाकी विपक्ष को भी समझना होगा। आप ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि EWS 10% रिजर्वेशन है? तो 52% 1931 के हिसाब से 52% आबादी ओबीसी की है, रिजर्वेशन उनका 26% है। जितनी आबादी SC/ST की है उनका रिजर्वेशन आधा है, आबादी का आधा है। महिलाओं की आबादी 49% 50% आधी आबादी, आधी आबादी को रिजर्वेशन मिल रहा है पार्लियामेंट और विधानसभा में 33%। और एक वर्ग है जिसकी जितनी आबादी है उसको पूरा रिजर्वेशन मिल रहा है। हिंदू अपर कास्ट जो बिहार के कास्ट सर्वे में निकल कर आया वो लगभग 10% है और 10% रिजर्वेशन उनको मिल गया EWS में। तो ये एकमात्र ऐसी एक प्रजाति है भारत में जिसको 100% रिजर्वेशन मिल रहा है, 100% सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इस बात को विपक्ष क्यों नहीं कह रहा है? और ये जो 10% लोग हैं इनका 90% बीजेपी के साथ वोट देता है। यहाँ बैठे कुछ लोग अपवाद हैं और वोट देने वाले भी कुछ अपवाद होंगे, लेकिन 90% 80% वोट उन्हीं को देता है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी वही करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो पूरा नफरत का प्रोजेक्ट बदनाम करने का चला, सोशल मीडिया पे उन्हीं लोगों ने चलाया। कौन है बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष? आप नाम गिना लें इन लोगों के। तो मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष के पास बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये कि आपने रट लिया है, आपको बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन इम्तिहान के पेपर में आप लिख कर आएंगे, नंबर वहां मिलेंगे, बिल्कुल आपके ज्ञान के आधार पर नहीं मिलेंगे। तो विपक्ष को समय नहीं है, कल से शुरू करना होगा। ये नहीं होगा कि विधानसभा के चुनाव हो जाएं तब हम शुरू करेंगे। आप देखिए कि जो टेम्पो क्रिएट हुआ, उदयपुर, उसके बाद रायपुर अधिवेशन हुआ, उसके बाद फिर पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई, हर मीटिंग में कुछ कुछ चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद अब क्या बंद कमरों में बैठकर कमेटियों की मीटिंग का वक्त है? मोदी साहब गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप बैठकें करते रहेंगे कमेटियों की? तो सवाल ये है कि क्या पत्रकारों के खिलाफ अगर दमन हो रहा तो क्या ये सिर्फ पत्रकारों की लड़ाई है? फिर मुझे वो पैसला की कविता याद आती है कि मैं मजदूर नहीं था इसलिए मैं चुप रहा, मैं किसान नहीं था इसलिए मैं चुप रहा, और जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये स्थिति देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा शर्मित्रा जी कि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये सामान्य राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है जिसको आप रैलियां करके चुनाव में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया के सहारे हरा देंगे ना। ये अलग तरीके के लोग हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को खत्म किया है, इन्होंने ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं मानने वाले लोग हैं। एक प्रधानमंत्री जो कि खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है, कम सांप्रदायिक बात कर रहा है राजस्थान में जाके, एक ऐसा व्यक्ति, मतलब आप सोचिए कि किस 21st सेंचुरी में हो सकता है कि आपके देश की गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, दस्तावेज हो गया, बयान हो गए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए, जांच एजेंसी ने कह दिया कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ करने वाला आरोपी घूम रहा है, पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिरफ्तार हो रहे हैं, देश की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति खुला घूम रहा है। तो ये असामान्य सरकार है। तो असामान्य सरकार के लिए आपको डिसरप्टिव आइडिया चाहिए,
डिसरप्टिव पॉलिटिक्स चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी शुरुआत नहीं हो रही। कोई क्या तिथि निकालने का काम होगा क्या? अमरेंदु जी निकाल देंगे तिथि? तो तिथि निकालने से नहीं होगा। ये तो आपको मतलब, ये तो अब मोदी जी ने बेल बजा दी है ना, कहा कि बेल बज गई है जी। तो बेल अभी पत्रकारों के घरों बजी है, पुलिस की, ईडी की बेल बजी है संजय सिंह के घर पे। अब ये रुकेगी नहीं ये बेल। अब विपक्ष को बंद कमरे की मीटिंग से सड़कों पे रैलियां निकाल के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे तुरंत निकलना होगा। बड़े नेताओं को रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग करनी होगी, तब आपके पक्ष में जाएगा। शर्मिला जी, बिल्कुल। तो मोदी जी ने बेल भी दबा दी है, उन्होंने हरी झंडी भी दिखा दी है 2024 के लिए। और अब ये वक्त आ गया है कि विपक्ष को अब बिल्कुल गेट सेट गो वाले अंदाज में उठ के खड़े हो जाना चाहिए, भागने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर अभी भी विपक्ष बैठा रहा तो फिर वो पिछड़ने के लिए तैयार रहेगा। और संजय सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कि सबको कहीं बाहर जाना या कोई दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा। इस देश की जनता पर यकीन है, तो ये मुझे पूरा यकीन है कि इस देश के लोग जो हैं वो ज़रूर इस तानाशाही प्रवृत्ति या जो इस अलोकतांत्रिक तरीका जो चल रहा है उसके खिलाफ ज़रूर खड़े होंगे। और अभी जब मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, ये जब चर्चा चल रही है, तब ये खबर भी आई है कि विपक्ष के बहुत से लोग, अभी तक केवल अजय राय ने संजय सिंह के लिए कहा था, अभी बहुत से लोग उनके घर पहुँचे हुए हैं। तो विपक्ष जो है अब लग रहा है कि उसने कमर कस ली है और 2024 के लिए दौड़ जो है शुरू होने वाली है। तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं रोकना चाहती हूँ, आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ और साथ ही धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रशांत टंडन जी, संजय कुमार जी, मीनू जी, स्वामी जी, दीपक जी और अमलेंदु जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नई चर्चा लेकर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।